वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उधमपुर जिले में एक अवामी रैली से खिताब किया है। मोदी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों ने बहुत दुख उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका लोगों के लिए बड़ा ख्वाब है। उन्होंने कहा कि अब तक जो तामीर और तरक्की हुई है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो असेंबली इंतखाबात कराने जा रहे हैं और रियासत का दर्जा भी बहाल करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहला इलेक्शन है जब अलहद की पसंदी, दहशतगर्दी, पथराव, पाक फायरिंग जैसी कोई चीज नहीं है। 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा में से आशा की ओर बढ़े हैं। जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है। आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है, और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। वजीर आजम के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस की सीनियर तर्जुमान नम्रता शर्मा ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करने से पहले वजीर आजम को यह बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करने, लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि शाहपुर कैंडी प्रोजेक्ट कांग्रेस के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को सियासत में खानदानी हुक्मरानी से कोई मसला नहीं है, उन्हें सिर्फ गांधी खानदान से मसला है।
कांग्रेस पार्टी की सीनियर स्पोक्सपर्सन नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज पीएम मोदी की तरफ से आज एक रैली को संबोधित किया गया है उधमपुर में और वहां पे निशाना साधा गया है कांग्रेस पे और कांग्रेस को और अन्य पार्टियों सभी पार्टियों को ये चुनौती दी गई है कि यदि वो आप 370 को वापस लाने की बात करती हैं तो देश उनका मुंह देखना तक पसंद नहीं करेगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि जो 370 तोड़ के उन्होंने सबज बाग दिखाए थे जनता को, उस पे आज उनका क्या सवाल है। आज मैं जानना चाहती हूं कि जो उन्होंने कहा था कि रोजगार की नदियां बहेंगी, यहाँ पे खुशहाली की नहर बहेगी, उस पे उनका क्या उत्तर है। तो आज जब जनता परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिला पे इतना अत्याचार बढ़ गया कि उनपे भी इन्होंने लाठियां चलाई, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, एनआरएचएम की वर्कर्स पे, आशा वर्कर्स पे, तो मुझे लगता है आज प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछने का अवसर आया है कि 10 वर्षों के अंदर आपने क्या किया है, जो 10 वर्षों के अंदर कभी ना हो सका। हमारी स्टेट को तोड़ के आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे प्रदेश को खंडित किया। तो मुझे लगता है आज प्रश्न पूछने का समय हमारा है, जवाब देने का अवसर आज मोदी जी का है और उन्हें जवाब देने। पीएम मोदी का ये भी कहना है कि चाहे वो एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उन्होंने देश में एक भ्रम फैलाया है 370 को लेकर। और हालांकि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है और पिछले कई सालों से जो लोगों ने विकास नहीं देखा था वो अब देखने में आया है। किस विकास की बात करते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। युवा जब बेरोजगार होता है उसको आप विकास कहते हैं। घर में आज महंगाई की इतनी मार है कि लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, उसको आप विकास कहते हैं। किसान की आय दुगनी करने की बात करने वालों ने आज हर चीज पे जीएसटी लगा दिया, बच्चे के दूध पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, क्या इसको विकास कहते हैं। तो आज मैं विकास की परिभाषा मोदी जी से ही पूछना चाहती हूँ, किसको विकास कहते हैं। कि कुछ उद्योगपतियों को आप पैसा दे दें और उन्हें अमीर कर दें, क्या उसी को विकास कहते हैं। तरफ उनका कहना है आईआईटी बना है, एम्स बना है और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, रोड का जो नेटवर्क बना है, और लेकिन उनका सीधा निशाना भी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो शाहपुर कंडी का पानी था वो तक पाकिस्तान जाता रहा, उसका फायदा नहीं हमें मिलने दिया। देखो शाहपुर कंडी की जो बात है, ये प्रोजेक्ट कांग्रेस ने चलाया था और कांग्रेस की ये इच्छा थी कि इस तरह हो जाए। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का काम रहता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करे। अब ये सड़कों की बात करते हैं तो ये सड़कें बनना, ये जाल बुनना, ये कांग्रेस के कार्यक्रम की और उसी की आगे बढ़ती हुई एक सोच थी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कोई ताकत दफा 370 को वापस नहीं ला सकती है। ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी से सही कहा है, उन्होंने सही कहा है कि 370 की दीवार हमेशा के लिए तोड़ दी है। खुली उन्होंने चुनौती दी कि 370 कोई वापस ला नहीं सकता है, और जो उन्होंने लफ्ज किया है कि हमने वो बस्ती की दीवार, उसको मैं बस्ती की दीवार ही मानता हूं, जिससे कश्मीर में गरीबी और आतंकवाद जो यहाँ पनपता था, उस दीवार को हमने जमीन के नीचे गाड़ दिया, उसके मलबे को नीचे गाड़ दिया। ये प्रधानमंत्री जी के वर्ड थे। जो 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर धंस गया है, और मैंने न कभी इस्लामिक रिलीजन में, हिंदुइज्म में या सिखिज्म में या जैन किसी भी मजहब में मैंने नहीं, आज तक हमने देखा नहीं कि जो मुर्दा हो वो वापस जमीन से उठ के या जला के वापस उठ के कहेगा मैं जिंदा हूं। अब मुझे नहीं पता है कांग्रेस इसको किस हिसाब से देखती है, और अगर आपका इसको देखेंगे 370 बहुत नीचे जा चुका है, जमीन के नीचे क्रियाक्रम, आखिरी रसूमात, जिस तरह से उसका सब कुछ हमने कर दिया है, और अब कोई चांस नहीं है 370 वापस आने का। भूल जाइए 370 पे पॉलिटिक्स करना। देश का आवाम 140 करोड़ लोग नहीं चाहते 370 वापस आए, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब 370 को वापस लाए। ठीक मैनिफेस्टो में या कांग्रेस जबानी उसको कहे, अब कांग्रेस की हालत 370 से ज्यादा खराब। और वादी कश्मीर की सियासत में एक नया बदलाव देखने को मिला है। अब्दुल्ला खानदान की रिवायती सीट रह चुकी श्रीनगर पार्लिमानी सीट से शिया रहनुमा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद रोहुल्लाह को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। श्रीनगर में रोहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के नामों का ऐलान करने के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वजीर आजम के दावों में कोई सदाकत है तो वो कश्मीर से अपने उम्मीदवार खड़े करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बीजेपी लीडर तरुण चुग के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन से बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख्यालात की तस्दीक कर दी है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंडिया अलायंस के साथ और दिल्ली की अमरीयत के खिलाफ एजेंडा लेकर आवाम के पास जा रहे हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि पार्टी ने मुकम्मल बहस के बाद उन्हें श्रीनगर से जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला हुकूक और आईनी जमानतें हैं। रूहुल्लाह ने कहा कि बीजेपी को यहां के लोगों से बात करनी चाहिए, तभी उन्हें यहां के लोगों के जज्बात का पता चलेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने कभी भी दफा 370 की मनसूखी को कबूल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनसी ने हमेशा हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले की मुखालफत की है। का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊंगा। जहां तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे, उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फर्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज की हुकूमत के खिलाफ है। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए, उस चीज को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वजीर आजम साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोजगार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए। तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की जरूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपने तीनों उम्मीदवार। हम भी देखें कि वजीर आजम साहब की तकरीर में कितना दम है और क्या वाकई जमीनी सतह पे उसका कोई नामो निशान है या नहीं है। चैलेंज नहीं है, जिम्मेदारी है कि जिन हालात से जम्मू कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ 2019 में ज्यादती की गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी छीने गए, जो राइट्स हमारे छीने गए और जो यूनानिमस और अनडेमोक्रेटिक डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट में, उस हवाले से जो यहाँ पे लोग फील करते, जो हमारे एहसासात है, सेंटिमेंट्स है, उसको एक्सप्रेस किया जाए, लोगों को वो कॉन्फिडेंस दी जाए कि हम एक्सप्रेस करने के साथ साथ हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, हम अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने राइट्स के रिटर्न के लिए काम कर सकते हैं, हम अपनी डिग्निटी के लिए काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपके ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस इलेक्शन के ज़रिए हिंदुस्तान के जो हमारे बाकी लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि 2019 में जो किया गया वो हमारी मर्जी के खिलाफ गया और हमें किया गया और हमें कबूल नहीं है। सर, पहले ये बातें चल रही थी कि बारामूला से आप एज ए कैंडिडेट उठेंगे, लेकिन श्रीनगर से आपको ये जिम्मेदारी दी गई, इसके पीछे वजह? वो पार्टी हर एक डायनामिक को, हर एक चीज़ को नज़र में रखते हुए फैसला लेती है। हमने प्रॉपर डिस्कशन के बाद, सलाह मशवरे के बाद पार्टी ने फैसला लिया। तो जो काडर की मर्जी थी, जो पार्टी की मर्जी थी, वो डिसीजन आपके सामने आ गया। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की है। ठाकुर ने कहा कि उमर भी राहुल गांधी के सियासी करियर की नकल बना रहे हैं, दोनों खौफजदा हैं और खेल के मैदान बदल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने से मुतालिक उमर के बयान पर ठाकुर ने कहा कि ये कोई सियासी बयान नहीं है और उनकी ऐसी बातें करना नादानी है। राहुल की तरह वो भी गांदरबल से श्रीनगर से बेरवा और शुमाली कश्मीर मुंतकिल हो रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि उमर मैदान बदल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो हार जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दोनों सीट्स पे नाम घोषित किए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला नॉर्थ से लड़ेंगे, रूहुल्लाह जो हैं श्रीनगर की सीट पे लड़ेंगे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है, अगर डर नहीं होता तो उनके कैंडिडेट्स के नाम अभी तक आ जाने चाहिए थे। हम उनकी जमानत जब्त कर लेंगे जो ही उनके नाम आएंगे। शायद इसी डर से वो अपने कैंडिडेट्स का नाम आगे नहीं दे रहे। देखिए, मुझे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा बौखलाहट वाला स्टेटमेंट उमर साहब का दिख रहा है। उमर साहब में अगर दम होता तो वो बार बार सीट क्यों चेंज कर रहा है? कभी गांदरबल से, कभी बेरवा से, और सुनवार सीट अशरफ मीर साहब ने उसको हरा दी थी। इसलिए अब श्रीनगर से भाग के नारद कश्मीर भी जा रहा है और यकीन रखिए नारद कश्मीर से भी उमर साहब हारेंगे।
भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस पे लड़ती है और हमने कभी किसी को पर्सनल लड़ाई में तब्दील नहीं किया है। अब पॉलिटिक्स से उठकर भी कुछ इंसानी रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्ती के रिश्ते हैं। तरुण चुग साहब अगर सजाद साहब और अल्ताफ साहब से मिलने गए, वो उनका इंसानी रिश्ता है, वो दोस्ती का रिश्ता। ईद आने वाली थी, उनको ईद मुबारक देने के लिए गए थे, लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रिश्ते बिगाड़ने वाले नहीं, हम रिश्ते संवारने वाले हैं, रिश्ते अच्छे करने वाले। और इंसानियत को हम सबसे पहले देखते हैं, इंसानियत, इंसाफ की बात। और तरुण चुग साहब उसी इंसानियत और उसी दोस्ती के नाते हम वहां गए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट में जब वाजपेयी जी भी थे या 2014 जब हमारा यहाँ अलायंस चल रहा था पीडीएफ, बड़े एम्प्लॉय रहे भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट में। आज वही एम्प्लॉय भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि वो जो हमारी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रहे हैं वो अब टारगेट करे अपने दूसरे लोगों को कि एबीसी टीम। पहले वो अपने दामन में जाकर देखिए कि हमारी गवर्नमेंट में कौन कौन एम्प्लॉय रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एआईसीसी इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस लीडरों पर बदनुमानी के कई इल्जाम लगाए, लेकिन वो एक भी साबित नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौजवानों से 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का, किसानों को ज्यादा आमदनी देने का, महंगाई को कम करने का और काले धन को वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि ये वादे कभी पूरे नहीं किए गए। सोलंकी ने कहा कि वो खवातीन को 50% रिजर्वेशन देंगे, जीएसटी को आसान करेंगे जो कि पेचीदा और सनअतकारों के लिए यानी व्यापारियों के लिए खिलाफ है, उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो 12वीं जमात तक मुफ्त तालीम देंगे। सोलंकी ने कहा कि वो टैक्स दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे। पूरे वादे गलत करके, लोगों को गुमराह करके जो लोग सत्ता पर आए आज फिर से नए वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी।
तो पहले किसकी गारंटी थी? 2014 में जो चुनाव हुआ वो गारंटी किसी और ने दी थी क्या? और उसमें से एक भी गारंटी, एक भी वादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने निभाया हो तो देशवासियों को बहुत बड़ी खुशी मिलती। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। वो सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इकोनॉमी को जो थ्रस्ट दिया और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, लोगों की आर्थिक परिस्थिति बदल के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाया, उनकी स्थिति को सुधार किया। उसी तरह इस बार बड़ी चर्चा, बड़ा डिस्कशन, एक्सपर्ट सभी लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय पत्र तैयार किया है। पर मैनिफेस्टो के बदले ये पूरी यात्रा संपूर्ण करके, राहुल जी की यात्रा के बाद पार्टी ने तय किया कि देशवासियों को इस बार न्याय दिलाना है, इसलिए इसका नाम न्याय पत्र रखा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जैकलिस पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कुपवाड़ा के जंगलात में असलाह और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। गंगबुक फॉरेस्ट कुपवाड़ा के इलाके में दहशतगर्दों के मौजूदगी के बारे में बीएसएफ की मखसूस इत्तला की बुनियाद पर बीएसएफ, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। एक अफसर ने बताया कि कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में असलाह, गोला बारूद और दीगर जंगी स्टोर्स का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में जंगी सामान बरामद कर लिया गया है। ये काबिले एतमाद तौर पर मालूम हुआ है कि दहशतगर्द कुपवाड़ा और लोलाब के इलाकों में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए इन जंगी स्टोरों को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे थे। इस ऑपरेशन ने पीओजेके पर मबनी दहशतगर्द गिरोहों के मजमूम अज़ाइम को एक बड़ा धचका पहुंचाया है। और जम्मू पुलिस ने अंबाला जेल से सिम कार्ड और मोबाइल की बाजियाबी का मामला हल किया है। एसपी नॉर्थ जम्मू ने बताया कि 2 अप्रैल को जेल के अंदर एक गेंद फेंकी गई थी और एक सिम कार्ड वाला मोबाइल बरामद किया गया था। सीसीटीवी की मदद से सुराग मिले और इस शख्स की शनाख्त की जो अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में दहशतगर्दी के ताल्लुक से इनकार करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। सर, क्या कुछ डिटेल इसमें निकल के आई है? बेसिकली जब हमें 2 अप्रैल को ये खबर मिली तो हमने सिम कार्ड एंड मोबाइल फ़ोन जो सीज किया, हमने तुरंत पता करा अपने टेक्निकल टीम्स के थ्रू कि किसके नाम पे सिम दर्ज है। हमने उस बंदे को रातों रात अरेस्ट किया। उसका नाम अकील वानी, रेसिडेंट ऑफ बेली चराना, एंड उसके हमें बयान पे पता चला कि उसने ये सिम अपने दोस्त हर्ष सिंह, रेसिडेंट ऑफ विक्रम चौक को दी थी। हमने उसको नेक्स्ट डे अरेस्ट किया एंड उसके बयान पे हमें पता चला कि वो और उसका एक दोस्त विकास सिंह राजा, रेसिडेंट ऑफ गौ मनासा, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची थी ताकि ये अपने एक दोस्त, विकास का दोस्त जो उसी के मोहल्ले में रहता था, विश्वजीत सिंह, रेसिडेंट ऑफ गौ मनासा, जो एक मर्डर केस में अम्फाला जेल में 1 साल से बंद है, उसको ये सिम पहुंचाना चाहते थे। एंड पूरा जो मास्टरमाइंड था इसमें वो विकास राजा ही था। उसी ने हर्ष एंड अकील के साथ मिलके ये सिम वाला प्लान बनाया था। तो कल हमने फाइनली जाके आफ्टर हेक्टिक एफर्ट्स इस विकास राजा को अरेस्ट किया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है अभी टू अनर्थ जो भी पॉसिबल और कोई अगर इसमें एंगल है तो वो हम उस पर जांच कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई एंगल अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई गैंग राइवलरी का एंगल आया है। ये बेसिकली जो विश्वजीत जो जेल में बंद है और जो विकास जिसने ये पूरी प्लान की थी कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों मोहल्ले में एक साथ एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं एंड ये जेल में भी कुछ टाइम साथ थे। तो अभी जो प्राइमा फेसी वो यही है मोटिव कि ये अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, बट इसमें जैसा मैंने कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन। और जिला रामबन के बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने 23 भेड़ बकरियां और गाय के 2 बछड़े हलाक कर दिए हैं। 17 भेड़ बकरियां जख्मी हो गई हैं और इस हादसे के बाद बकरवाल कुंभों की जानिब से शाहराह को बंद करके एहतजाज किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस व सिविल इंतजामिया मौके पर पहुंची। मुतासरा कुनबे के जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी से फोन पर बात की और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इन्हें मुकम्मल मदद की यकीन दहानी के बाद बकरवाल कुंभों की जानिब से रास्ते को खोला गया। इस दौरान बटोत के अतराफ में भारी ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बकरवाल कुंभे ने इंतजामिया की जानिब से गाड़ियां मुहैया कराने के दावे को खोखला करार दिया और कहा कि इन्हें उधमपुर से गाड़ियां नहीं मिली। इन्होंने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसे रास्ते जा रहे थे, गाड़ी वाला एक आया मिंद्रे वाला, उसने माल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, माल खत्म हो गया। ये आपके सामने पड़ा है सब माल। तो इस वक्त तक हमने जाम रखा था। अच्छा। बाकी दुनिया कोई बगर से पहुंची, कोई कहां से पहुंची, कोई उधमपुर से पहुंची। डीसी साहब से मेरी बात हुई। ठीक। डीसी साहब ने कहा कि ये खुदा रसूल है, मैं आपकी बात जो है, मैं इस वक्त बनाल में बिजी हूँ, इलेक्शन के बारे में मैं वहाँ हूँ, तो आप इस बात को छोड़ दो, जो कुछ भी है मैं पूरा मुआवजा आपको दिलाऊंगा। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाड़ी सेक्शन हुई थी, उन दफ्तरों में हमने चक्कर काटे। हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर डीसी ऑफिस में हम पहुंचे, हम तहसीलदार साहब के पास पहुंचे, शीप दफ्तर में पहुंचे, हमें वो गाड़ी नहीं मिली। उसकी गाड़ी न मिलने की वजह से हम पैदल चलने पर मजबूर शुरू कर दिया। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमें इसका बहुत अफसोस है और इस बात का भी अफसोस है कि ड्राइवर ने बिल्कुल जानबूझ के, मैं कहूँगा कि इस हादसे को अंजाम दिया है। उस ड्राइवर के ऊपर सख्त से सख्त जो है
और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने वजीर आजम के रियासत का दर्जा बहाल करने के बयान का खैरमकदम किया है। अंद्राबी ने पुलवामा के सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और बीजेपी के लीडरान वादे के पक्के हैं। मिनिस्टर साहब ने आज बता दिया तो उस स्टेटमेंट का सारे वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आज का ही नहीं है। जब 370 यहाँ से हटा उसी दिन हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये बात रखी थी कि स्टेटहुड वापस आएगी, और जो हमारी गवर्नमेंट कहती है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं, वो पत्थर की लकीर है। उधमपुर में वजीर आजम की रैली में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इनमें पहाड़ी और गुजर बिरादरी के लोग भी शामिल थे। इन्होंने दावा किया कि पिछली तमाम हुकूमतों ने सिर्फ इनका इस्तेसाल किया और मोदी सरकार ने इन्हें तरक्की और इन्हें बाख्तियार बनाया। तो मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं कि वो इस उधमपुर के इस जंग सैलाब में आके उनको खिताब किया। उनका जो पैगाम था वो भी एक बहुत बड़ा था। नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, जो अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म की शक्ल में हिंदुस्तान को दिए हैं, जिनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनके साथ जन जन है। मैं आपको बता दूं, ये नया जम्मू कश्मीर है जिसकी बदलती तस्वीर है, तो इसका बच्चा बच्चा मोदी जी को सपोर्ट करता है। आप चाहे बच्चे से पूछ लें, चाहे बुजुर्ग से पूछ लें, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया है, स्पेशली जो औरतों के लिए किया है, 33% रिजर्वेशन देके, मुझे लगता है कि मेरे पास कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उनकी देरीना मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि एम फॉर्म मनसूख करने के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। कश्मीर में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में कॉलोनियों में भी पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। पूरी कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बड़ी देर के बाद आज ये जो इनिशिएटिव उठाया एम फॉर्म कैंसिल करने का, ये बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि हमारी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहती थी इसकी वजह से। तो अब मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एम फॉर्म कैंसिल हो गया है और बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले और अपनी परसेंटेज बढ़ाए। लेकिन साथ में ही जो हमारे ये माइग्रेंट कैंप्स यहाँ वेसू में है, श्रीनगर में है, बारामूला में है, कुपवारा में है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे हैं, वहाँ पे भी हमने एक और डिमांड रखी थी, हमें यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस होने चाहिए। तो हमने दोनों को ये डिमांड्स रखी थी, एक रखा था एम फॉर्म कैंसिल करने का और ये पोलिंग बूथ सभी माइग्रेंट कॉलोनीज़ में होना चाहिए। एक डिमांड हमारी फुलफिल हो गई है। मेरे को आशा है कि ईसीआई फिर से हमारी दूसरी डिमांड पे भी गौर करेगा और विद इन डेज मुझे लगता है एक और गुड न्यूज़ हमें आने वाली है। ईसीआई की तरफ से एक राहत मिली है कश्मीरी पंडितों को कि जो एम फॉर्म है या फिर उसके साथ साथ जो पोस्टल बैलेट या फिर इन पर्सन वोट डालना है और आइडेंटिफाइड किए गए हैं कुछ पोलिंग बूथ्स, क्या कहना चाहेंगे? 32-34 साल के बाद ये आज जो फैसला हुआ, पूरी कम्युनिटी दिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रगुजार है। और उसके साथ साथ ईटीवी और जो भी ग्रुप कश्मीरी पंडितों ने जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, दिल्ली तक पहुंचे, इनके कानों तक ये बात पहुंचाई, उनका भी हम बहुत। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्याम सिंह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई। अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम के जिले इंतखाबी अफसरान ने इस हल्के के पार्लिमानी इंतखाबात की मजमूई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। इलेक्शन ऑब्जर्वर को इन अजला में पोलिंग स्टेशन के क्याम के बारे में बताया गया। इन्हें यह भी बताया गया कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तकरीबन तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुबस्सिर ने तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सारी तैयारी अच्छी तरीके से हुई हैं। जितनी टीमें होनी चाहिए उतनी टीमें हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। Sir, any sort of special instructions? एज ऑफ नाउ नथिंग। सर, सिक्योरिटी के हवाले से क्या बंदोबस्त है? सारे बंदोबस्त हैं। जितनी फोर्सेज होनी चाहिए वो सारी फोर्सेज हैं, उतने डिप्लॉय किया गया है और लिया जाएगा। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई। हाँ, बिल्कुल लिया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है, आप लोग भी सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं, अगर ऐसी आपको कोई सूचना मिलती है तो आप लोग सूचित कीजिए। और सुंबल सोनावारी डिवीजन के पीडीएल मुलाजमीन ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि ईद के बावजूद इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। इसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका अफसरान गैर जरूरी तौर पर इनकी तनख्वाह वागुजार करने में ताखीर कर रहे हैं, जबकि वो बिजली की सप्लाई को बरकरार रखने में दिन रात काम करते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मसला फौरी तौर पर हल करने की अपील की है। सोन मुदा तो मकसद जमा गई कि वरियस पे ओतर बोड़ दह तुम सारी बखूबी यह मालूम कि ईद ओतर, मगर अफसूस यम सान डिवीजन खतर कि अस गो ओतर ईद पे तनख्वाह कहें। सोन मौसम आयाल वदान वदान पता डिवीजन सत कोत नाइंसाफी ग हमेशा पत्म 15 वरियो पे त्रो कि डिवीजन सर्रा अफसर सह कर पन मनमानी ये वनकस अफसर सोप इंचार्ज गोटी दिवान। नाव अब्दुल हमीद वगे बस पीडीएल टीडीएल कम कर तुम पानस यह पता कि पान तुम जन वन रोत रात पोलो पे नचान पन जान खतरस मज त्रावान तार शेरान पोल तुलान यह एक्जन साहब यम सान अफसर साहबान कुर्सियन पे मसला ग मगर बदकस्मती यूत कर त्रोना यीज पे तनख्वाह कहें। रपस 9,000 तनख्वाह। तुम सोचो बस पाने कि सन अयाल क्या कर बड़िस दोस पे कह पोस पे हट कर बड़िस दोस पे त्रो नमो तनख्वाह कहें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के दरपेश नाजुक सूरत हाल के जवाब में जमीयत उलमा असना अशरिया करगिल के सदर शेख नजीर मेहदी महमदी ने
कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर से मुतालिक मसले के हल की अपील की है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स तालिबी निज़ाम के ज़रूरी सतून फिलहाल गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से लद्दाख के स्कूलों में तदरीस और सीखने के अमल में नुमायां रुकावटें पड़ रही हैं। सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी ने LG लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर इन लेक्चरर्स की मसरूफियात को तरजीह दें। और सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े कदीम सुबरनाग मंदिर में हजारों अकीदतमंदों ने पूजा की। इसके दरवाजे किवार बैसाखी त्यौहार के मौके पर खोले गए और सबरधर मेला नाग कल्चर की अलामत का आगाज पहाड़ी भद्रवाह वादी में पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। रिवायती तकरीबात का आगाज सुबह सवेरे भद्रवाह शहर से 30 किलोमीटर दूर सबरधर में 700 साल पुराने सुबरनाग मंदिर के किवार्स के इफ्तिताह के साथ हुआ है। आज आपने देखा है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर वासना जी के मंदिर में नाग देवता सबाधार में आए हैं। सबसे पहला मेला जो सबाधार में आज शुरू हुआ है और बहुत से लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी भद्रवाह में टूरिस्ट आया है वो भी नाग देवता के दर्शन के लिए इस मेले में आए और आनंद लें। आज हम यहाँ बैसाखी के मेले में जो कि इंडिया में फर्स्ट जगह पे सेलिब्रेट हो रहा है, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। इवन के मेरे जो कजन्स हैं अमेरिका में वो भी आए हुए हैं, तो बहुत दूर से यहाँ के तो जो है वो तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अब काफ़ी श्रद्धा है लोगों में। मैं सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और ये साथ साथ में सभी को कहूँगा कि रश बहुत हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आए हैं तो इसकी अहमियत ये है कि इसको जो भी मन्नत मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो हर एक आदमी जो है यहाँ मन्नत मानता है, पूरी हो जाती है। और एक ही मुश्किलात का सामना की रोड की प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टेड नहीं हो रही है। यहाँ अगर ये कनेक्ट हो जाए, इसे इधर 2-3 हमारी और भी इबादतगाहें हैं जहाँ पे इबादत की जाती है, जैसे बंगलनाल है, इसके बाद यहाँ और नागरी माता इधर मंदिर है, तो इसे अगर ये कनेक्ट हो जाए तो सर यहाँ की ये जो है बहुत शोभा और बहुत से लोग यहाँ आ जा सकते हैं। और कस्बा पापुर में इन दिनों जाफरान के खेतों में कुदरती ट्यूलिप खिल गए हैं, यानी गुले लाला खिल गए हैं और वो मकामी लोगों और सयाहों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर सयाह गाड़ियों से उतरकर यहां सेल्फी लेते देखे जा सकते हैं। मकामी लोगों ने बताया कि पापुर में हर मौसम में अलग नज़ारा होता है और इलाका सयाहती एतबार से माना जाता है काफ़ी अहम। इन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। पामपोर के करेवाज में मौजूद है। पामपोर के करेवाज तो काफ़ी फेमस है सैफरन के लिए, लेकिन अगर आप आज मार्च अप्रैल की बात करेंगे, पामपोर के सैफरन फील्ड्स में आपको एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी, दैट आर वाइट टूलिप्स। और आपके पास तो नेचुरल टूलिप्स यहाँ पे मौजूद है कंपेयर टू टूलिप गार्डन आपका जो है, यहाँ पे आपको नेचुरल वाइल्ड टूलिप्स मिलते हैं अक्रॉस सैफरन फील्ड्स। और ये एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा रिक्रिएशनल पर्पस बन गया है यहाँ के लोकल्स के लिए। आप पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी यहाँ पे लोग शाम को इवनिंग्स में आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने फैमिलीज के साथ साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि ये सैफरन फील्ड्स बिल्कुल नेशनल हाईवे के बीचों बीच नेशनल हाईवे इसके बीचों बीच जाती है और वहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी टूरिस्ट्स जो है वो भी एंजॉय करते हैं इन फील्ड्स में। तो अगर पामपोर की बात करेंगे तो काफ़ी फेमस है सैफरन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफ़ी इसको इज़्ज़त बख्शी है। बहुत अगर इसको ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव या लैंडस्केप के हिसाब से देखेंगे तो पामपोर इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। सराउंडिंग्स में ऊपर करीवा में और इन फील्ड्स को देखें, यहाँ पर शगुफे ही शगुफे। दूर नज़र दौड़ाएं तो कहीं बादाम खिले हुए हैं, कहीं शफ्तालू के ये फूल नज़र आते हैं, कहीं पर आपके नाशपाती के जो बहुत मस्त फ्लावरिंग उसकी होती है वो देखने को, और चेरी ब्लॉसम्स यहाँ क्या नहीं है। कुदरत हम पर बहुत मेहरबान है और हम इस नेचुरल सीनरी को इतना एंजॉय करते हैं कि अगर कोई दूसरा भी आ जाए वो सचमुच यहाँ पर नई जिंदगी पा लेता है। अल्लाह मेहरबान, तो हम लोग यहाँ पर बहुत खुश, बहुत शाद।